चैनल सिविल स्क्वायर। आज हम लोग बायोलॉजी के लेक्चर 3 को डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर में हम लोग ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के इंट्रोडक्शन पार्ट और इंटरफेस को देखा था। ये लेक्चर है एम फेज को समझाने के लिए कि कैसे एम फेज हो रहा है। अभी तक हम लोग ने देखा कि इंटरफेज में जो सेल है वो एम फेज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। एम फेज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि ये वो फेज है जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। ये फेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें कई सारे फेजेस होते हैं। इक्वेशनल पीरियड में भी एम फेज 2 तरह के होते हैं, मियोसिस और माइटोटिक। माइटोटिक पीरियड को हम लोग इक्वेशनल पीरियड कहते हैं और मियोसिस जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसको हम लोग रिडक्शनल पीरियड कहते हैं। इक्वेशनल पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पेरेंट सेल का जीनोम होता है वही डॉटर सेल्स के जीनोम में आता है। यानी कि अगर पेरेंट 2n है तो इनके 2 डॉटर सेल्स भी 2n होते हैं, ना कि n 2n होता है, तो इसलिए इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। एम फेज में 2 फेज हम लोगों ने देखा था, 2 प्रोसेस देखा था, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस इन द डायग्राम 10.1 ऑफ एनसीईआरटी। कैरियोकाइनेसिस खुद ही में 4 फेज में डिवाइड होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। आज हम लोग एक एक करके हर फेज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोफेज। प्रोफेज को हम लोग फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस कहते हैं। जो माइटोसिस का सबसे पहले स्टेज है जो G2 के बाद तुरंत स्टार्ट होता है वो होता है प्रोफेज। प्रोफेज वो फेज है जहां पे क्रोमोसोम मटेरियल का कंडेंसेशन इनिशिएट होता है, यानी कि स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनिशिएट, स्टार्टेड। ये मैंने प्रोफेज और लेट प्रोफेज का, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज का डायग्राम बना रखा है। ये आप देख सकते हैं रेड कलर का जो हमारा सेल है उसके अंदर ये न्यूक्लियर एनवेलप है और यहाँ न्यूक्लियर एनवेलप टूटी टूटी सी लग रही है। ये डिफरेंस है अर्ली और लेट प्रोफेज में। कुछ ये क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन अब ये क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। यही है जब प्रोफेज की शुरुआत होती है तो क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धीरे 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 जब तक प्रोफेज की खत्म होता है तब तक वो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही प्रोफेज खत्म होने लगता है न्यूक्लियर एनवेलप भी गायब होने लगती है। न्यूक्लियर एनवेलप के साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि सेंट्रियोल, नॉट सेंट्रियोल, लाइक सेंट्रियोल इज ऑल्सो ऑर्गेनल्स बट सेंट्रियोल गायब नहीं होता, उसी से तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेटस, ये सब डिसअपियर होने लगते हैं। जो सेंट्रियोल्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डीएनए फेज वो फेज है जहां पे एस फेज वो फेज है जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, साथ में सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन होता है। तो जो सेंट्रियोल वहां पे डुप्लीकेट हुआ था वो इस फेज में अपोजिट पोल में जाने के लिए मूव करता है। नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो प्रोफेज की यही खासियत है कि यहाँ पे क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं, कंडेंस हो नहीं जाते हैं, स्टार्ट करते हैं और सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। बिगिंस होता है प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट हम लोग इंटरलिंक करेंगे इसी को मेटाफेज से। जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से गायब हो जाता है तो तब ये सारी सेल्स होती हैं, आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। जब आप देखेंगे कि न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि अब हम लोग सेकेंड फेज में एंटर कर चुके हैं। या फिर जब क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं, यहाँ पे इनिशिएट होता है और इस फेज में आके कंप्लीटली कंडेंस हो जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि मेटाफेज है। इसीलिए हम लोग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इस फेज में स्टडी करते हैं क्योंकि ये वही फेज है जहां पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। यहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना इजी हो जाता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना रखा है। इसमें से जो एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है ये, इसको क्रोमैटिड कहते हैं, दूसरे वाले को क्रोमैटिड कहते हैं, तो साथ में इसको सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं या फिर मेटाफेजिक क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो ऑरेंज लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग किनेटोकोर्स कहते हैं जहां से स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट होता है। मिडल लाइक स्ट्रक्चर है ब्लैक डॉट का, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर, जो 2 क्रोमैटिड को ज्वाइन रखती है। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स लेकिन ज्वाइन किससे होते हैं? ये ऑरेंज वाले स्ट्रक्चर के ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर इससे, नीचे वाला स्पिंडल फाइबर्स इससे। ठीक है, मेटाफेज फेज में यहाँ पे एक रीजन आता है जब सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अलाइन होते हैं।
इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, दैट इज कॉल्ड एज मेटाफेजिक प्लेट। सेंट्रियोज होता है जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है, और ये एस्टर रेज निकलती है सेंट्रियोज से, राइट। सेंट्रियोज, सेंट्रोजोम्स एक ही बात होती है। ये जो जितने भी वर्ड्स ये सेंट्रियोज, सेंट्रोजोम्स, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे टॉपिक्स हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में देखेंगे। अभी हम लोग ब्रीफली उसे यहाँ पे समझते हैं, वहां डिटेल में हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो स्पिंडल फाइबर, अभी मैंने बताया कि स्पिंडल फाइबर्स किससे अटैच होते हैं, किनाइटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम, दे अटैच टू द क्रोमोसोम के किनाइटोकोर, जो स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, उसको यहाँ लिख सकते हैं, दे आर स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, करेक्ट। अब हम लोग देखेंगे एनाफेज। लेट्स गो टू एनाफेज। सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज होता है, क्योंकि इस फेज में कुछ ज्यादा काम नहीं है। इस फेज में जो क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हुए थे, अब वो अलग होंगे। कैसे? यहाँ पे क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ क्रोमोसोम टूटता है, दैट इज जो 2 डॉटर क्रोमैटिड से, मतलब हमने बताया था ना कि एक सिलेंडर एक डॉटर क्रोमैटिड होता है, जैसे कि एक सिलेंडर एक डॉटर क्रोमैटिड है और ये एक है, तो इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। तो ये हाँ बीच जो ब्लैक पॉइंट्स है वहां से ये लोग सेपरेट होते हैं, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो 2 डॉटर क्रोमैटिड है, नाउ दे आर रिफर्ड टू एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियर, क्योंकि अब वो सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, मीन्स क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है। फिर ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम सेपरेट हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट में हम लोग क्या देख सकते हैं, मेन पॉइंट, यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ क्योंकि ब्लैक पॉइंट से टूटा है क्रोमोसोम, और क्रोमैटिड सेपरेट हुआ। ऑफ कोर्स क्रोमैटिड सेपरेट है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल क्रोमैटिड है, ये एक इंडिविजुअल क्रोमैटिड है, जिसको हम लोग साथ में सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। बस खास बात ये है कि इस एनाफेज में सेल का अमाउंट अभी भी 2n है, क्योंकि सेल डिफ्रेंशिएट नहीं हुए, न्यूक्लियस का डिवीजन चल रहा है। जब सेल आधी होगी तब क्रोमोसोम नंबर आधा होगा, अभी भी क्रोमोसोम नंबर डबल है, राइट। एक्स्ट्रा शॉर्ट जो एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अभी हम लोग बोल रहे हैं कि स्पिंडल ये दोनों सेपरेट होते हैं, लेकिन कैसे? स्पिंडल फाइबर्स के मूवमेंट की वजह से। स्पिंडल फाइबर पुशिंग एंड पुलिंग मैकेनिज्म करता है। कैसे? स्पिंडल फाइबर में 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरजोनल फाइबर और एक होते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर क्या करता है, अपने आप को एक्सपैंड करता है। ये फाइबर हम लोग को इक्वेटर के पास पाया जाता है, जैसे ये डायग्राम था यहाँ, ये फाइबर हम लोग को इक्वेटर के पास पाया जाता है, ताकि जब ये एक्सपैंड करे तो ये क्रोमोसोम को पोल की तरफ पुश करे, और वही क्रोमोसोमल फाइबर अपने आप को स्क्वीज करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि ये पुलिंग टेंडेंसी करे और क्रोमोसोम को पोल की तरफ शिफ्ट करे। इन शॉर्ट हमारा मेन एम है कि हमारा क्रोमोसोम 2 सेंट्रियोल्स की तरफ जाना चाहिए, और सेंट्रियोल्स कहाँ है? पोल की तरफ। तो दैट इज वाई जो क्रोमोसोम होता है वो पुशिंग और पुलिंग मैकेनिज्म से रैपिडली पोल की तरफ मूव कर जाता है। जब ये होता है, जब क्रोमोसोम पोल की तरफ पहुंच जाता है, तब टीलोफेज स्टेज स्टार्ट होता है, जहां पे क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस कर देता है, अपने पहचान को वो खो देता है। कैसे खो देता है? वो वापस रिकंडेंस हो जाता है, मतलब कि जो चीज प्रोफेज में हुआ उसका उल्टा टीलोफेज में होता है, राइट। टीलोफेज प्रोफेज में हुआ था कि क्रोमोसोम बना था, टीलोफेज में हुआ कि क्रोमोसोम वापस जैसे था वैसा ही हो गया। न्यूक्लियर एनवेलप वहां पे गायब हो रहे थे, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप वापस फॉर्म हो रहे थे। देखो, जो चीज प्रोफेज में खोया था वो टीलोफेज में मिला है, राइट। तो टीलोफेज को हम लोग फाइनल स्टेज कहते हैं कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस की फाइनल स्टेज है, एम फेज की नहीं, क्योंकि अभी न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, ठीक है। अभी भी सेल में 2n, मतलब डबल क्रोमोसोम है, इसका 2n इसका 2n। अभी हम लोग को सेल को डिवाइड करना है कि हमें 2n डॉटर सेल्स मिले। हम लोग ने देखा कि माइटोसिस जैसा फेज है, वैसे ही मियोसिस सेकेंड फेज होता है। डिफरेंस इस बात का है कि यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मियोसिस सेकेंड में 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको ब्रीफली समझाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। खास बात इस फेज की ये है कि ये जो प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये फेज, एम फेज, बहुत कम टाइम लेता है, तो ये फेज बहुत जल्दी होता है। तो इस फेज को एक तो जल्दी भी होना है और एक्यूरेटली भी होना है, मतलब इसके पास टाइम भी कम है और काम भी इसका ज्यादा है, तो इसको फास्ट भी होना है और करेक्ट भी होना है विदाउट करेक्शन।
अगर कोई डिसऑर्डर आ जाती है, कोई इनकरेक्शन हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो जेनेटिक डिसऑर्डर में काउंट। लेकिन ये एम फेज हमारा सोमैटिक सेल्स में होता है। कहाँ पे होता है? एम फेज टेक प्लेस, मैं यहां लिख रही हूं, एम फेज टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल। कहाँ टेक प्लेस होता है? ये सोमैटिक सेल्स में एम फेज होता है। एम फेज में भी मियोटिक फेज, मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में, लेकिन मियोटिक फेज, यहाँ पे माइटोटिक लिख लो या मियोटिक, माइटोटिक फेज टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल्स। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनमें कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं होता, ये तुरंत तुरंत होता है। ये बस जनरल एक्सप्लेनेशन के लिए एनसीईआरटी में दिया है, और एनसीईआरटी में ये लाइन भी दी है कि इनके बीच में कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आएंगे साइटोकाइनेसिस पे। मतलब अब हम लोग ने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लिया, अब हमारी बारी है कि हम लोग साइटोकाइनेसिस को डिवाइड करें। साइटोकाइनेसिस एक्चुअली में होता क्या है? जो सेल होती है उसमें साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड किया तो उसको हम लोग ने कैरियोकाइनेसिस कहा। तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहेंगे। वही चीज है, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस, सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस। एनिमल्स में और प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस प्रोसेस अलग अलग होता है। एनिमल्स में फरो फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि सेंटीपेटल ऑर्डर में होता है। एक कॉन्टेक्टाइल रिंग होता है पेरिफेरी में, और बीच में एक मिड बॉडी के फॉर्म में माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। ये दोनों कॉन्टेक्टाइल रिंग बाहर से और माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल बीच में से एक फरो का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे वो सेल्स को डिवाइड करते हैं और दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एनिमल्स की सेल्स जो होती है वो एम्फीएस्ट्रल होती है। एम्फीएस्ट्रल मतलब जिस सेल्स में एस्टर रेज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो सेंट्रियोज होते हैं उससे एस्टर रेज निकलती हैं। जिस सेल्स में सेंट्रियोज से एस्टर रेज निकल रही हैं उसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग एनिमल सेल्स की स्टडी कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है एनिमल्स और प्लांट सेल्स में। और प्लांट को एनास्ट्रल कहते हैं। एनास्ट्रल इसे कहते हैं क्योंकि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोज एस्टर रेज का फॉर्मेशन नहीं करता है, और इसमें फरो फॉर्मेशन से डिवीजन स्टार्ट हुआ तो इसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर से होता है, मतलब अंदर से बाहर सेल डिवाइड होती है और वहां पे बाहर से अंदर सेल डिवाइड होती है। अंदर से बाहर यानी कि यहाँ पे सेल प्लेट बीच में दो डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में प्लेट का फॉर्मेशन होता है और धीमे धीमे करके बाहर आती हैं और दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर उसमें फरो फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि सेल वॉल बहुत हार्ड होती है, तो बाहर से जो प्रेशर आता है, कंस्ट्रिक्शन प्रेशर, वो अलाउ नहीं करती, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए प्लांट में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। ये बात याद रखिए कि साइटोकाइनेसिस लेट एनाफेज में ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि एनाफेज अर्ली हो गया, एनाफेज लेट हो गया। जैसे एनाफेज खत्म होने की कगार पे आता है और टीलोफेज स्टार्ट होने वाला होता है, तभी धीमे धीमे सेल अपने आप को बाहर से कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, मतलब फरो का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द माइटोटिक फेज। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे, द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोटिक या माइटोसिस। वो है ये, सबसे पहले कि माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है, मैंने समझाया क्यों। सेकेंडली, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स, बट इसके एक्सेप्शंस भी है कि ये कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं, कुछ सोशल इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें हैप्लॉइड सेल्स में भी हो जाता है। तो इन शॉर्ट ये डिप्लॉयड और हैप्लॉइड दोनों में हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ये डिप्लॉयड सेल्स में होता है। डिप्लॉयड सेल्स आपको पता है ना, 2n और n। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट that it is very essential to understand the significance of the divisions in the life of an organism. अब इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आर यू अवेयर सम एग्जाम्पल वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट्स? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे देंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर दी सिग्निफिकेंस, मतलब और कहाँ कहाँ माइटोसिस का रोल है। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। ऑफ कोर्स जब हम लोग पेरेंट सेल्स लिए 2n, तो डॉटर सेल्स भी 2n बनेंगे क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है, तो इसमें डिप्लॉयड डॉटर सेल्स का ही फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग कह रहे हैं इक्वेशनल डिवीजन है, तो जो जेनेटिक कंपोनेंट पेरेंट का होगा वही जेनेटिक कंपोनेंट आके डॉटर का भी तो होगा, तो इसलिए इसमें आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जिसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होते हैं, उनका भी ग्रोथ माइटोसिस की वजह से होता है।
जो सेल ग्रोथ का प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल ग्रोथ होती है, सेल का डिवीजन होता है, ये दोनों इसलिए होता है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिस्टोर और मेंटेन हो सके। इसको मेंटेन करने के लिए सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन होता है। करेक्ट। माइटोसिस सेल को रिपेयर करने में भी हेल्प करती है। कैसे? जैसे कि जैसे हम लोग देखते हैं ठंडियों में कि कुछ लोग की जो स्किन्स होती हैं वो ऊपर से थोड़ी थोड़ी निकलने लगती है, वो कहते हैं कि सेल रिपेयर हो रही है। और वो होती है, देखो यहाँ पे लिखा भी अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, हमारी स्किन तो एपिडर्मिस की है स्किन लेयर, तो ये सेल रिपेयरिंग हो रही है। हमारे अंदर की इंटरनल ऑर्गन्स जो हम लोग देख नहीं सकते बट उसमें भी इनर लाइनिंग ऑफ द गट्स में सेल्स रिपेयर होती है, ब्लड सेल्स भी रिपेयर होती है कॉन्स्टेंटली। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है जो एनाटॉमी ऑफ चैप्टर में है, उसके बारे में ब्रीफली। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो तरह के होते हैं, एपिकल और लेटरल। एपिकल और लेटरल कैम्बियम, राइट। ये कंटिन्यूस ग्रोथ कराते हैं प्लांट का, मतलब जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, एक प्राइमरी ग्रोथ होती है, एक सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है। जो ये प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है, मतलब ग्रोथ हो रहा है, सेल ग्रोथ में माइटोसिस का बहुत बड़ा रोल है, और इसमें भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, एपिकल और लेटरल में माइटोसिस की वजह से कंटिन्यूस ग्रोथ होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। और साइटोकाइनेसिस वाला भी स्टैंजा आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मैंने अपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिख रखा है, बिकॉज देयर आर, मतलब अगर आप अपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेते हैं, उसके आगे क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो रिवीजन करने में आसानी होता है। मैं इसका भी पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, एनसीईआरटी और नोट्स का। एंड जो लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था, उसके आंसर्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे meiosis 1 and meiosis 2. Hope you like this section, so please like and subscribe and share with your friend and press the bell icon. Thank you.